नमस्ते प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग अर्धवार्षिक कक्षा 10 विषय हिंदी का प्रश्न पत्र सॉल्व करने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, अर्धवार्षिक परीक्षा के तो नंबर नहीं जुड़ते हैं, लेकिन इस प्रश्न पत्र को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे यह पता चलता है कि अभी आपकी तैयारी कितनी हुई है और कितनी बाकी है। तो आइए प्रश्न पत्र को सॉल्व करते हैं। मैं आपको इस प्रश्न पत्र में 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हल करके बताऊंगा। बाकी जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वही आपको सॉल्व करना है। तो बैठ जाइए हमारे साथ रफ कापी पेन लेकर और सॉल्व कीजिए अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र। सबसे पहले ये है, आपको देखना होगा कि जो अर्धवार्षिक परीक्षा का समय होता है, वार्षिक हो या फिर अर्धवार्षिक, पूरा प्रश्न पत्र सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है। पूर्णांक आपका 20 ऑब्जेक्टिव के लिए 20 नंबर और सब्जेक्टिव के लिए 50, टोटल 70 अंक का आपका पूर्णांक होता है। अब आइए देखते हैं नोट में क्या दिया है। नोट का प्रश्न पत्र 2 खंडों का एवं खा में विभाजित है। खा पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? खंड का में बहुविकल्पीय तथा खंड खा में वर्णनात्मक प्रश्न है। यानी खंड का के बहुविकल्पीय प्रश्न है और खंड खा के वर्णनात्मक प्रश्न है, यानी सब्जेक्टिव टाइप लिखने वाले क्वेश्चन। गा पॉइंट में क्या दिया है? बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर OMR सीट पर तथा वर्णनात्मक प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका पर दीजिए। यानी कि जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं इनको आपको OMR पे हल करना होता है। तो आइए हम लोग प्रश्नों को पढ़ते हैं और उसका आंसर देखते हैं। खंड का को हल करेंगे। सबसे पहले निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इसके लिए आपको 20 नंबर मिलेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? हिंदी का प्रथम उपन्यास है। इनमें से कौन सा आंसर इसका सही है? तो हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है? गोदान। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी की प्रथम कहानी है। हिंदी की प्रथम कहानी है, कौन सी है? कफन, ममता, रानी केतकी की कहानी, मंत्र। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, रानी केतकी की कहानी। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक थे, कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्याम सुंदर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मधुशाला किसकी रचना है? ये तो आप सभी को पता होगा कि मधुशाला जो है ऑप्शन नंबर बी, हरिवंश राय बच्चन की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आधुनिक काल की समय अवधि क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1843 से आज तक। क्वेश्चन नंबर 6, भारत भारती किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 7, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रूपक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, तरली तनुजा तट तामल में अलंकार है, कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे एक शब्द कई बार दोहराया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, त्रिफला का समास विग्रह है। ऑप्शन नंबर ए, 3 मार्गों का समूह। ऑप्शन बी, 3 फलों का समूह। ऑप्शन सी, 3 पेड़ों का समूह। इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आंसर आप ऑप्शन पढ़ के भी लगा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 3 फलों का समूह। प्रश्न संख्या 10, कपड़ा का तत्सम रूप है। इनमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कूप का तद्भव है। कूप का तद्भव क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कुआं। क्वेश्चन नंबर 12, पीताम्बर में समास है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, तिराहा में समास होगा। तिराहा में कौन सा समास होगा? ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास। यहाँ पे तत्पुरुष गलत लिखा हुआ है, सही कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14, निम्न में से कौन दुग्ध का पर्यायवाची है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? सोम। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, पंकज का पर्यायवाची है। तो पंकज का पर्यायवाची क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कमल। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, प्रति उत्तर का संधि विच्छेद होगा। प्रति उत्तर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रतिधन उत्तर। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव। ये तो पूरी दुनिया को मालूम होगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रति।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, उपकार का विलोम शब्द है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अपकार। क्वेश्चन नंबर 19, तद नपुंसक लिंग शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है, तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तस्मै। क्वेश्चन नंबर 20, युष्माभि रूप है युष्मद शब्द का, तो इसमें कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे युष्माभि रूप युष्मद शब्द का, तो इसमें कौन सी विभक्ति है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा तृतीया विभक्ति बहुवचन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल कर लिया है। सारे प्रश्नों का उत्तर मैंने बता दिया है। अब आपकी बारी है कि आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को अपने रफ कॉपी पे अपने मन से लिखेंगे। तो आइए सारे क्वेश्चनों को मैं आपको दिखाने और समझाने का प्रयास करता हूँ, आप खुद से प्रश्नों को हल कीजिए। तो यहाँ पे खंड का है, वर्णात्मक सारे प्रश्न होंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला गद्यांश ये आप पढ़कर खुद ही प्रश्नों का उत्तर कीजिए। तो ये पूरा पहला गद्यांश है और इसके लिए आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं। गद्यांश को सही तरीके से पढ़कर आपको आंसर लिखना है। पहले क्वेश्चन में उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, उसके बाद गद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या करना, यानी कि जिस पे रेखा खींची गई है उतने ही अंश की व्याख्या करना है, बाकी पूरे गद्यांश की आपको व्याख्या नहीं करना है। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब यही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हमें कैसे मित्रों की खोज में रहना चाहिए। तो इसमें से पूरा गद्यांश पढ़ोगे तो आपको आंसर मालूम चल जाएगा। अब इस गद्यांश के ठीक नीचे देखोगे तो अथवा लगा के एक गद्यांश और दिया हुआ है। यदि आप सही तरीके से पहले गद्यांश का आंसर नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरा गद्यांश आप कर सकते हैं, लेकिन इनमें से किसी एक गद्यांश को आपको करना होता है। इसके लिए आपको 6 नंबर दिए जाते हैं। दूसरा गद्यांश आप सही तरीके से पढ़कर सेम उसी प्रकार से आप इस गद्यांश का भी आंसर कर सकते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। इसमें पाठ और लेखक का नाम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी कि जितने भी रेखांकित अंश है सबकी व्याख्या करना है। तो यहाँ पे पूरा पैराग्राफ ही रेखांकित अंश से भरा हुआ है। ये पूरे पैराग्राफ का, इस पूरे पैराग्राफ का आपको व्याख्या करना है। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रस्तुत अवतरण में लेखक क्या कहना चाहता है। पूरे गद्यांश को पढ़िए, तभी जाकर आप इसका आंसर कर सकते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आइए हम लोग पद्यांशों को देखते हैं। तो यहाँ पे दोनों पद्यांश दिए हैं। पद्यांश का है, ये पूरा पद्यांश का है, और ये अथवा लगा के जो दिया है पद्यांश खा। तो दोनों में से किसी एक पद्यांश को आपको हल करना है और दोनों के 3-3 क्वेश्चन दिए हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर दिए जाते हैं, यानी टोटल जो पद्यांश होता है वो गद्यांश होता है, ये 6-6 नंबर का होता है। तो यहाँ पे पद्यांशों को आपको पढ़ना है, तभी जाकर आपको सही तरीके से आंसर करना है। वीडियो को रोक कर एक बार सही तरीके से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तभी जाकर आपको आंसर लिखना है। आइए तीसरे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पे जो है संस्कृत गद्यांश दिया है, किसी एक संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। ये पूरा गद्यांश को पढ़िए और इसका अनुवाद लिखना है और संदर्भ सहित, यानी यहाँ पे इस गद्यांश का आपको संदर्भ भी बताना रहता है। तो अथवा लगा के जो नीचे वाला है इसको भी आप हल करके बता सकते हैं, या फिर ये कीजिए या फिर ये कीजिए। दोनों में से किसी एक गद्यांश का आपको हिंदी में अनुवाद करना है, वो भी संदर्भ सहित। और दोस्तों हाँ, इस पूरे गद्यांश के लिए आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर खा में क्या कह रहा है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पे पद्यांश दिए हैं, इनको भी पढ़कर इनमें से किसी एक पद्यांश का आपको हिंदी में अनुवाद लिखना है, वो भी संदर्भ सहित लिखना है। इस पद्यांश के लिए भी आपको 5 नंबर दिए जाएंगे, यानी गद्यांश का हिंदी में ट्रांसलेट करना है और पद्यांश का हिंदी में अनुवाद करना है। दोनों 5-5 नंबर के आते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का काम में दिया है, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 3 यहाँ पे लेखक दिए हैं, इन तीनों लेखक में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय और उनकी एक
रचना का नाम बताना है। इसके लिए आपको 5 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ख में क्या है? दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का नाम बताना है। इसके लिए भी आपको 5 नंबर। तो आइए कवियों को हम लोग देखते हैं कौन से कवि हैं जिनका हमें जीवन परिचय लिखना है। तो ये हैं 3 कवि, तुलसीदास, सूरदास, महादेवी वर्मा। इनमें से किसी एक कवि का आपको जीवन परिचय और उनकी एक रचना का नाम बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, अपनी पाठ्यपुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। इसके लिए 2 नंबर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए और 2 प्रश्न के लिए आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। 4 प्रश्न हैं, किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 7, वाद विवाद प्रतियोगिता में पहली बार भाग लेने तथा पुरस्कार पाने का अनुभव बताते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। तो यहाँ पे पत्र लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 में निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। छात्र तथा अनुशासन, नारी शिक्षा का महत्व, पर्यावरण प्रदूषण, देशाटन के लाभ। तो यहाँ पे 4 विषय दिए गए हैं। इन चारों विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। इसके लिए आपको 7 नंबर दिए जाएंगे। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक खंड के प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब यहाँ पे बहुत सारे खंड काव्य दिए हैं, लेकिन आप किस जिला से हैं, आपके ज़िला में कौन सा खंड काव्य पढ़ाया जाता है, उसी खंड काव्य का आंसर आपको देना है। तो यहाँ पे इसके लिए आपको कितने नंबर दिए जाएंगे? 3 नंबर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे मैं खंड काव्य सारे दिखाने का काम करता हूँ। आप वीडियो रोक कर और आपके ज़िले में कौन सा खंड काव्य पढ़ा जाता है उस खंड काव्य का आंसर लिख सकते हैं। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।